समुदाय का अच्छा है तो मैं इस पे थोप दूंगा। नमस्कार, टीवी9 के इस मेगा पॉलिटिकल शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी देश के 5 जाने माने संपादक हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज सवाल जवाब का जो मुकाबला है वो आसान नहीं होगा। आज टक्कर बराबरी की होने वाली है। आज आप सभी का काम थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि इस शो में बहुत सी हेडलाइंस मिलने वाली हैं। क्योंकि आज इस हॉट सीट पर यहां पर जो आप देख रहे हैं वो नेता आने वाले हैं जिनका आप लोग भी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। जोरदार तालियां हो जाएं यहां पर और स्वागत करिए लोकसभा सांसद, एआईएम के चीफ, देश के बेजोड़ वक्ता, संविधान और कानून के जानकार, जो अपने बयानों और तर्कों से करते हैं विरोधियों की ऐसी तैसी, टीवी9 के स्टूडियो में आ चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो समय निकाला। जी शुक्रिया। हमने सुना है कि ओवैसी साहब अपने जमाने के पेस बॉलर रहे। बाउंसर्स काफी फेंकी होंगी, लेकिन अभी भी आप बाउंसर्स चलाना भूले नहीं। आप राजनीति के विवाद पर हर एक बाउंसर आपका आ ही जाता है। जी आप लोगों की मेहरबानी है। मुझे एक चीज बताइए, शुरुआत करना चाहूंगा आज एक ऐसी खबर से जो हम सभी लोग सुन रहे हैं, हैरान हैं, परेशान हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा है मणिपुर, जो दर्दनाक घटना हुई है। वो वीडियो सबको शर्मसार कर रहा है। आपका रिएक्शन क्या होगा उस पर? नहीं, मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ है कि 2 महीने पहले इस तरह की घिनौनी हरकत उन 2 महिलाओं से की गई। अब मुझे ये सोचकर बड़ी तकलीफ होती है कि कल जो वीडियो निकला तो उन पर और क्या गुजर रही होगी। उस वक्त तो उनसे जो हैवान भी सलूक नहीं करेंगे जो सलूक किया गया, अब 2 महीने के बाद वो दोबारा रिलीव कर रहे हैं। और सारी दुनिया ने उनके चेहरों को देख लिया, उनको जान लिया। अब क्या गुजर रही होगी उन पे, आप सोचिए। हम सबको सोचना चाहिए कि अगर वो 2 महिला हमारी कोई माँ होती, हमारी बेटी होती, बहन होती, तो हमारा रिएक्शन क्या होता, हम किस तरह से रिएक्ट करते। और नॉर्थ ईस्ट वो जगह बड़ी छोटी जगह है और कुकी कम्युनिटी सिर्फ 16% है मणिपुर में। तो ये तो बहुत जुल्म हुआ उन लोगों पर। और जो तरफ़े तमाशा ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ वीडियो को देखकर भारत को चलाते हैं। अगर कल वो वीडियो नहीं निकलता तो प्रधानमंत्री जिक्र भी नहीं करते थे, क्योंकि वीडियो निकल गया तो प्रधानमंत्री को रिएक्ट करना पड़ा। अगर देश वीडियो निकलने से चलता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और 2 महीने के 70 दिन के बाद प्रधानमंत्री रिएक्ट करते हैं, और जैसा वीडियो निकलता है तो 4 लोगों को पकड़ा जाता है। हकीकत दुनिया जानती है कि उन दोनों महिलाओं को, एक महिला के पिता और भाई के साथ पुलिस कस्टडी से उनको उतार कर, उनके कपड़े उतार कर उनका रेप किया गया। और ये 2 महीने से चल रहा है। प्रधानमंत्री कर्नाटक के इलेक्शन में नहीं बोले, अभी भी नहीं बोलना चाह रहे हैं। तो जब तक मणिपुर का मुख्यमंत्री रहेगा वहाँ पर कुकीज़ के ऊपर जुल्म चलता रहेगा। प्रधानमंत्री जान लीजिए उसको नहीं हटाएंगे। हम ये समझते थे कि 2002 के बाद बीजेपी ने कुछ सीखा होगा, कम से कम पीआर मेंटेन करने का तरीक़ा सीखा होगा। इंसाफ तो खैर करना उनसे बड़ी बात है, मगर वो नहीं सीखे, नहीं सीखना चाह रहे, और वो जुल्म जारी रहेगा। मणिपुर में आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर 6000 हथियार लूटे गए, 60,000 गोलियां लूटी गई, अगर उसमें से 20 हथियार कश्मीर में लूटे जाते तो पूरे भारत में बीजेपी का प्रोटेस्ट होता। बोलते कि आतंकवादी लूट कर चले गए। क्योंकि बीजेपी की सरकार है और देश की जनता में एक नफरत दिलो दिमाग में डाल दी गई है
तो समझते हैं कि नहीं भाई हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ओवैसी मोदी साहब, हमारा रैम्बो है। बीजेपी का कहना है कि संसद शुरू होने से पहले इस वीडियो को जानबूझकर रिलीज किया गया। इसकी टाइमिंग जो है वो इसलिए की गई जिससे कि संसद प्रभावित हो। ये बेशर्मी की हद है और बेहुदेपन की हद है, और इससे जाहिर होता है कि बीजेपी के पास उन महिलाओं की और उन मणिपुर में जो लोग 130 लोगों की जो हत्या हुई है, कई महिलाओं का रेप हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कल बीजेपी के 7 MLAs ये कह रहे हैं कि ये 1-2 महिला नहीं है, कई महिलाओं का रेप हुआ है। वीडियो जारी किया गया, किसने जारी किया बताइए? वहाँ तो इंटरनेट बैन आपने लगा के रखा है, कौन जारी किया? लगा दीजिए NIA, उस पर एक NIA का इन्वेस्टिगेशन करवा दीजिए, UAPA लगा दीजिए। माने बजाय उसके कि पीड़ित परिवार से आप हमदर्दी दिखाते, आपको तकलीफ इस बात की है कि हम बेशरम हो गए। बीजेपी को इस बात की तकलीफ है कि हम नंगे हो गए, वो महिला का क्या होगा बताइए? वीडियो निकला उसकी तकलीफ है, संसद शुरू हो रहा है वीडियो निकल रहा है। अरे वे 70 दिन से चल रहा है। एक बात सुन लीजिए, जो एडिशनल एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया वो तो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं हो सकता, जिसमें एक कुकी शख्स का, बीजेपी के विधायक का एक PRO है जिसने उसका सर काटकर सर हाथ में पकड़ा हुआ है और उस सर को उस पर फेंस पर लगाता है। ये सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में लिखा गया। अब बीजेपी के इसको भी कहेगी कि ये झूठ है। तो ये सब हो रहा है वहां पर। 300 चर्चेस को जला दिया गया। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में अगर किसी मंदिर के ऊपर कोई ग्रेफिटी उतारता है तो देश के प्रधानमंत्री फोन उठाकर या एक्सटर्नल अफेयर्स के लोग ऑस्ट्रेलिया की सरकार से, कनाडा की सरकार से अपनी तकलीफ का इजहार करते हैं। तो 300 चर्चेस तो भारत में जला दिए गए, मणिपुर में। अच्छा, मुझे एक बात बताइए ओवैसी साहब, आप सभी लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री इस पर कुछ बोले नहीं। प्रधानमंत्री ने कल स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा उनको बहुत क्रोध है और कार्रवाई होगी इसके ऊपर। प्रधानमंत्री जब अमेरिका से लौटे तो पहली उनकी जो मीटिंग थी, जो बातचीत हुई, मणिपुर पर हुई। गृह मंत्री क्या सरकार के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? गृह मंत्री खुद वहां पर गए। तो क्या ये कहना, देखिए आपकी हर बात, चलिए मैं झूठ बोल रहा हूं। गृह मंत्री कब गए? गृह मंत्री गए 5 हफ्तों के बाद। गृह मंत्री जाकर वहां पर अमित शाह साहब ने कहा था कि मैं 15 दिन में फिर लौट कर आऊंगा। 15 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया। आज भी वहां पर हत्याएं हो रही हैं। 50,000 लोग अपने ही देश में बेघर हो चुके हैं, रिफ्यूजी की जिंदगी गुजार रहे हैं। और क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को नहीं मालूम था कि ये रेप हुआ है? किस बुनियाद पर देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम तमाम लोग का सर नीचे झुक गया? नीचे सर अगर झुका है तो बीजेपी सरकार का झुका है। आपकी नाअहली की वजह से, आपकी निकम्मेपन की वजह से, आपने पूरे देश में पिछले 9 साल से जो मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट शुरू किया है उसकी वजह से हुआ है। एक महिला का, 2 महिलाओं के रेप का वीडियो देखकर अगर हम में गीरत जागेगी तो फिर देश कैसा चलेगा बताइए? ठीक है नीरजा जी। वैसे साहब, मैं बड़ा आपका पुराना फैन हूँ। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो मणिपुर से थोड़ा हटकर है। मणिपुर की बात हम कर रहे हैं जो बहुत बेहद शर्मनाक है, नाकाबिले बर्दाश्त है, रेप हुआ है महिलाओं का एट्सेट्रा। मगर इस मुल्क में, जैसा आप कई बार फरमा चुके हैं, डेमोक्रेसी का रेप हो रहा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का रेप हो रहा है, जुडिशरी प्रॉब्लम मर्डर हो रही है। तो उसके बारे में अगर हम चुप रहते हैं तो क्या ये ख़तरा नहीं पैदा होता है कि हम इन्हीं तरह की छुटपुट चीज़ बड़ी चीज़ है। मगर मुझे लगता है कहीं आप जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो याद आता है वो ज़माना जब मधुलिम में बोला करते थे, जॉर्ज फर्नांडिस बोला करते थे और लोग सुनते थे। मगर जब आप जैसे इंसान को, जो बैरिस्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन को जानता है, मेरी निगाह में बहुत बैलेंस्ड है, हमेशा बात कानून की करता है, बराबरी की करता है, आपको स्पेशल राइट्स अपने बिरादरीन के लिए नहीं मांग रहे होते हैं। मगर जब इस तरह की कोई चीज़ होती है मणिपुर से इतर, जो डेमोक्रेसी को सबवर्ट कर रही है, आपने होम मिनिस्टर साहब का जिक्र किया, प्राइम मिनिस्टर साहब का जिक्र किया, मगर हम भूल चुके हैं कि अगर मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं है तो सब कुछ नामुमकिन है। तो आज के ज़माने में इंटरनेट से भी उनको सब पता चलता है, वो आर्मी भी वहाँ डिप्लॉयड है। मगर क्या सारे मुल्क का ये हाल नहीं है कि मणिपुर तो आज जग जाहिर हो गया? क्या ऐसा और स्टेट्स में नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है।
यकीनन हो रहा है, पिछले 9 साल से हो रहा है। जो भारत के लड़के जब मोदी प्रधानमंत्री बने, वो अगर 15 साल का था तो आज वो करीब 24-25 साल का होने जा रहा है। वो देख रहा है, अखलाक को देखा, पीलू खान को देखा, रकबर को देखा। आपने अगर कोई दलित परिवार का घोड़े पर बैठकर जा रहा है या मोटरसाइकिल बारात में जा रही है तो उन पर हमले होते हैं। तो यकीनन ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ कि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने हमारे थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को कमज़ोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और करते हैं, और किसी हद तक कमज़ोर भी किए हैं। लेजिस्लेचर के ऊपर एग्जीक्यूटिव हावी हो चुका है, जुडिशियरी के ऊपर भी किसी हद तक हावी होने की कोशिशें की जा रही हैं। आपके पास मैं आ रहा हूँ नीरजा जी, मणिपुर पे। देखिए, आप जो कह रहे हैं ना मणिपुर के बारे में, बिल्कुल सटीक बात आपने कही है। और कितने और रेप्स हुए हैं इसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। ये वीडियो तो वायरल हो गया, पर क्या ये एक इंटेलिजेंस का भी इतना फेलियर है? इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, ये तो मोदी गवर्नमेंट का फेलियर है और डिलिबरेट फेलियर है। 70 दिन आपको लगते हैं 4 लोगों को पकड़ने के लिए। आप बताइए इतना टाइम कैसे लगता है? वीडियो में तो सब नज़र आ रहा है। इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, बल्कि हर चीज़ गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन मिल रही थी और उस पर रिएक्ट नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि उनका एक मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट है। हाँ, अगर मरने वाले ईसाई नहीं होते तो मोदी सरकार का रुख कुछ और होता। अभी इतने खतरनाक हालात में क्या ये सारे स्टेटमेंट्स की आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि उन्हें सच्चाई को बोलने की ज़रूरत है ताकि इन लोगों को शर्म आए। मगर किसी ने कहा था कि शर्म इनको नहीं आती, इतनी अहमियत है, तो सच्चाई तो बोलना पड़ेगा ना। मणिपुर क्या नहीं, एक मिनट सुनिए। मणिपुर के वो लोग जो 50,000 लोग बेघर हो चुके हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि भारत के लोग उनके लिए फिक्रमंद हैं। उन पर जो जुल्म हो रहा है, उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि हम तुम्हारे बहते हुए आंसुओं को देख रहे हैं। जिन महिलाओं का रेप हुआ है, हम कम से कम उनको इतना तो इत्मीनान दिला सकते कि आपकी तकलीफ को हम समझ नहीं पाए मगर हम आपके लिए ठहरे हैं। भाई, देश के प्रधानमंत्री कल मणिपुर चले जाएं और जाकर उन कुकी लोगों से मिले, मेटी के लोगों से मिले, नागाज से मिले और उनको प्रधानमंत्री इत्मीनान दिलाकर आए। आप यकीन जानिए जल्द से जल्द हालात नॉर्मल हो जाएंगे। आरोप पे तो आप पे भी लग रहे हैं कि राहुल गांधी गए लेकिन ओवैसी साहब यहां से बयान दे रहे हैं। ओवैसी साहब मणिपुर क्यों नहीं गए? देखिए सर, जिस दिन मैं गलती से देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, आपको भी लेके जाऊंगा, सब जनता को लेके जाऊंगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं। मैं प्रधानमंत्री हूँ। नहीं, लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं। सर, मैं आपसे बड़े हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे मोदी से कंपेयर करिए, इन इलिटिस्ट बड़े बड़े खानदान के परिवार से मत करिए। मैं अपनी मेहनत के बलबूते पर आया हूं, मुझे मत कंपेयर करिए। आप बड़े लोगों से कंपेयर क्यों कर रहे हैं मुझे आप? मैं राहुल गांधी से पहले मणिपुर कह रहा हूं, मैं राहुल गांधी से पहले चाइना कह रहा हूं। मेरे स्टेटमेंट्स है, उसका निकाल कर देख लीजिए। हजरत गूगल पर जाकर देखिए कहां से कहां हम कब से बोल रहे हैं। मैं आपके सवाल से जोड़ रही हूँ। मोदी जी नहीं गए, राहुल गांधी गए, वो अपनी जगह है जो है। आपकी तरफ से क्या पहल हो सकती है इस समय ये संदेश देने के लिए? हम कम से कम ये कर सकते हैं कि हम उनकी तकलीफ को बयान कर रहे हैं। कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है नॉर्थ ईस्ट के बारे में, मणिपुर के बारे में। हम बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हाँ, वहाँ पर ये जुल्म हो रहा है, तकलीफ हो रही है। कम से कम उनको ये एहसास तो पैदा हो कि वो अकेले नहीं खड़े हैं। जो मणिपुर में हो रहा है वो उसमें जातीय ध्रुवीकरण साफ दिखाई दे रहा है, धार्मिक ध्रुवीकरण दिखाई दे रहा है, मैतेई और कुकी के बीच में हो रहा है। आप अपने ध्रुवीकरण वाले बयानों के लिए जाने जाते हैं, क्या आप इस मन से कहेंगे कि इस पर ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए? अरे भाई, मुझे आपके बोलने पर क्यों बोलूँगा मैं? आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें ध्रुवीकरण कर रहा हूँ। मेरा मानना ही है कि मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूँ। अब आपके लिए मैं क्या कल अपने शेरवानी का रंग बदल लूँ, गेरवा पहन लूँ या क्या करूँ? मैं आपके लिए क्यों करूँ? आपके बोलने पे क्यों करूँ? मैं सरकार को आईना दिखा रहा हूँ जो सरकार नहीं देखना चाह रही है। ओवैसी साहब, एक बात बताइए मुझे, जब हम सवाल पूछते हैं मणिपुर का और आपका स्टेटमेंट आता है, ठीक है, लेकिन राजस्थान या छत्तीसगढ़ पे ओवैसी साहब क्यों नहीं बोलते हैं? एक मिनट सुन लीजिए।
एक मिनट, आप थाली मारिए, जोरदार मारिए, मैं जो बोलूंगा उस पर खामोश बैठ के सुनिए। अभी सुनिए, राजस्थान में एक परिवार को, उन्हीं के परिवार का एक आदमी जाकर गला काट कर उनके परिवार को जला देता है। नंबर 1, ये कब हुआ? 2 दिन पहले हुआ। 2 दिन पहले हुआ। इन महिलाओं का रेप कब हुआ? 70 दिन पहले हुआ। यहां पर सरकार, मैं कोई कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूं, ना कभी रहूंगा इंशाल्लाह। यहां पर इन्होंने कम से कम उनको पकड़ा। वहां पर उन्होंने क्या किया? 70 दिन के बाद आपने 4 लोगों को पकड़ते हैं। कहीं पर भी जुल्म हो उसका कंडेमनेशन होना चाहिए, मगर जहां पर स्टेट कंप्लिसिट हो जाता है, जहां पर रूलिंग पार्टी प्रोटेक्ट करता है कातिलों को, रेपिस्ट को, वहां पर मसला पैदा हो जाता है। कल से मैं देख रहा हूं मणिपुर पर तमाम लोग समस्याओं को गिना रहे हैं और अपराधी के बजाय सारे लोग जो है नेताओं के बारे में बोल रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि कम से कम इस तरह के हीनियस क्राइम के लिए कोई ऐसा डिटरेंट कायम किया जाए जो कैपिटल पनिशमेंट से भी बड़ा हो। कोई क्या विकल्प है इस देश का? आप भी जानते हैं कि सर मोदी के आज इस्तीफा दे देने से एक कुकी समस्या जो वहाँ की है सब सॉल्व नहीं हो जाएगी। सोल्यूशन पॉइंट क्या होगा? सोल्यूशन एक ही है सर, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। सेलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। अगर कानून हम बनाते हैं तो सब पर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। आप कानून बना दिए हैं मगर कानून इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप कैसे छोड़ते हैं किसी को बर्थडे का केक काटने के लिए? आप कैसे छोड़ते हैं किसी को इसलिए कि नहीं हमारे पास स्टेट का पावर है, उसकी माँ का रेप हुआ, उसकी बहन का रेप हुआ, उसके बच्ची का कत्ल हुआ, फिर उसका रेप हुआ, आप उनको छोड़ दिए। रूल ऑफ लॉ का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ तो होता नहीं है। आप सेलेक्टिव तरीके से कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये मणिपुर में मैं आपको कह रहा हूं कि सिर्फ 2 महिला नहीं है, ऐसे कई महिलाएं हैं, कई महिलाएं जिनका रेप हुआ है, निकल कर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मैं सर शुद्ध राजनीति पर आता हूं। आ जाइए। मुझे एक बात बताइए, ये अब मुकाबला होने वाला है। राजनीति नहीं हो रही थी। नहीं, लेकिन मैं अब नहीं हो रही। 2024 की राजनीति पर आ रहा हूं। शुक्रिया। 2024 की राजनीति पर आ रहा हूं। अगर अब बात की जाए तो मुकाबला यूपीए नहीं बल्कि एनडीए जो है वर्सेस इंडिया होने जा रहा है। ये जो नया नाम है यूपीए का, इंडिया, इस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, ये इस तरह के नाम सब बहुत चलते आए हैं। मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा जब वज़ीर आज़म थी उस वक्त भी चला, फिर उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई उस वक्त भी चला, फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने जब भी चला। वाजपेयी साहब 2004 में शाइनिंग इंडिया बोले थे तो ये शाइनिंग निकाल दिए क्योंकि उन पे शाइन होना है अभी। तो अब ये दूसरा कर रहे हैं, चलेगा ये। मुझे देखिए, ये सब चीज़ें अलग बात है। अब 2024 में डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं। जहां तक इलेक्शन लड़ने की बात है, इलेक्शन लड़ना आजकल सिर्फ भाषणों से इलेक्शन नहीं लड़ते। आपको ज़मीन पर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। आपको साल के टर्म के 5 साल नहीं तो कम से कम 3 साल आपको काम करना पड़ता है, जनता के दरमियान में रहना पड़ता है। आपको एक सोशल मीडिया की टीम होने की ज़रूरत है। आपको एक डेटा क्रंचर्स आपको चाहिए। अगर आप समझ रहे हैं कि नाम बदलने से जीत जाएंगे तो मुबारक हो आपको। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं हम बीजेपी नहीं है, मुबारक हो आपको, फिर आप जीत जाएंगे। हम क्या कहा, मैं अपना चुनाव जो लड़ता हूँ, जो हम लोग काम करते हैं, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। बीजेपी को हराना, बीजेपी एक इलेक्ट्रोल मशीनरी है, मशीन की तरह वो लोग काम करते हैं। उस तरह से आपको तैयारी करने की जरूरत है। मुझे एक बात बताइए, 2024 में आप इंडिया के साथ हैं या इंडिया के खिलाफ हैं? मुझे नहीं मालूम आपकी नज़र में इंडिया का मतलब क्या है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, भारत के संविधान में जो इंडिया है वो सही इंडिया है, और जो मैं संविधान के साथ था और संविधान के साथ रहूँगा। और ख़ास तौर से फंडामेंटल राइट्स मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ड्यूटीज़ से ज़्यादा।
तो मैं उनके साथ हूँ। अब ना मैं एनडीए के साथ हूँ, ना मैं ये जो क्या उन्हें बताया क्या है इंडियन, जो भी लंबा चौड़ा माने वो नहीं मालूम, आपको याद हो गया तो मुबारक हो आपको, मुझे तो याद हो रहा है, चढ़ता ही नहीं ज़बान पे वो। तो ये तो संभव नहीं है आपको याद ना हो, बट एनीवे नहीं, आपने बहुत अच्छे से मनूवर कर दिया उसको। देखिए जब 2004 से 2012 तक हम यूपीए की सपोर्ट किए थे, और उस वक्त सपोर्ट किए थे जब न्यूक्लियर डील में ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ खड़े थे, बीजेपी के साथ खड़े थे। हम उस वक्त इनका साथ दिए जब उस वक्त के आंध्र प्रदेश में इन्हीं के पार्टी के तेलंगाना के एमएलएज और आंध्रा के एमएलएज उस वक्त के उनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री के खिलाफ वोट डालने वाले थे। हम इनका उस वक्त साथ दिए जब प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे, तो इनको ये डर था कि इनके आंध्रा के एमएलएज जगन मोहन रेड्डी के साथ चले जाएंगे तो इनको शर्मिंदगी होगी, वोट नहीं मिलेगा। तो इन्हीं लोगों के बोलने के ऊपर हम जगन मोहन रेड्डी से मिलने जेल में गए थे। नहीं लेकिन तुम सुन तो लीजिए, जेल में गए थे। अभी क्लाइमेक्स आ रहा है। जेल में गए थे, जेल में हम जगन मोहन रेड्डी को मिले, उन्हें अच्छा इन्हीं लोगों, इतना सब बहुत कुछ किया हमने, इसके बाद इन्हीं लोगों ने हमको 10 दिन जेल में ही बिठाया। हम ससुराल को नहीं गए, वहां पर जाकर मालूम हुआ कि जेल हमारा ससुराल है। तो ये सब होता है, इन्हीं लोगों की वजह से होता है। तो आप ये मत समझिए कि जो लोग आज जब सत्ता में रहते हैं तो इनका रूप कुछ और होता है, अब जब सत्ता में नहीं रहते तो ऐसा लगता है कि भाई कितने नरम हो गए, रेशम की तरह नजर आ रहे हैं। तो हम सब देखें, दूध के जले छाछ को भी फूक फूक कर पीते हैं ना, वो हाल है हमारा। लेकिन क्या आपको दुख है कि विपक्षी एकता में नहीं बुलाया गया? नहीं सर, मुझे देखिए, हमारी कोशिश ये होगी कि तीसरी मर्तबा इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर कल ये लोग हार गए तो क्या बोलेंगे, ये ओवैसी की वजह से हारे। और अगर कल ये लोग चुनाव लड़ेंगे बीजेपी एनडीए, तो बली का बकरा मुल्ला जी को बना देंगे कि इनकी वजह से हम लोग वैक्सीन नहीं बना सके, मुसलमान की वजह से कोविड फैल गया, कपड़ा देखकर पहचानो इन लोगों को, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। ये प्रेजेंट पोजीशन है। और इस मौजूदा सियासी हालात में कोई भी बीजेपी हो या ये दूसरा ब्लॉक हो, ये अपनी जबान से लफ्ज मुसलमान और ईसाई कहने से डरते हैं। ये लोग डरते हैं। ये लोग बीजेपी, नरेंद्र मोदी की पॉलिसी वाज़ेह है, क्लियर कट है कि हम मुसलमानों को भारत की राजनीति से इनविजिबल कर देंगे। उनके पास कोई मुस्लिम एमपी नहीं है, ना कोई मुस्लिम मंत्री है। ये जो दूसरे लोग हैं ये डरते हैं, बोलने से डरते हैं, कतराते हैं। अरे भाई, अगर रब मुसलमान के बारे में कुछ बोलेंगे तो हिंदू भाई बहनों का वोट नहीं मिलेगा। तो फिर आप में बीजेपी में फर्क क्या है, बताइए ना। हम तो यही हमको ये बचपने में हमारे माँ बाप ने सिखाया कि जहालत का मुकाबला इल्म से होता है, अंधेरे का मुकाबला रोशनी से होता है, जुल्म का मुकाबला इंसाफ से होता है। तो यहां पर क्या होगा, जुल्म का मुकाबला ताकत से होगा, अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से होगा, जहालत का मुकाबला और ज्यादा जहालत से होगा। तो ले लीजिए। मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूं, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, इन सब से आपकी लड़ाई है। आखिर राजनीति में दोस्त भी तो होने चाहिए। नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के लीडर, राहुल गांधी जनयोधारी, ममता बनर्जी का गोत्रा, अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि मैं क्या कहा उन्होंने, मैं हनुमान चालीसा। हाँ, हनुमान चालीसा। अब भैया मैं कहाँ फिट हूँगा इन लोगों में? मैं कहाँ फिट हूँगा? मैं तो जनयोधारी नहीं हूँ। आपका दोस्त कौन है? कोई दोस्त है कि नहीं? देखिए, हम मेरे सब दोस्त हैं, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा दुश्मन किसको कहूँ मैं। इतने दोस्त हो गए हैं कि वो किसी शायर ने कहा था कि तुम जिसके दोस्त हुए दुश्मन आसमां क्यों बने। हमारा हाल तो वो है। अब आप देख लीजिए, ये सब चीजें हैं। लेकिन जितने नाम मैंने आपको गिनाए, हमने इन सबको आप पानी पी के कोसते हैं, तारीफ तो कभी की नहीं आपने। नहीं, अरे भैया आप तारीफ करिए। अच्छा, ज्योति मैम, सवाल मेरा ये है कि आपने बहुत सी बातें कही, इधर कहीं, पहले भी कही, लेकिन आपके जो 545 लोकसभा के एमपीज हैं और 250 और
राज्यसभा में जो लोग हैं उन्होंने पिछले 77 दिनों में या 80 दिनों में बिल्कुल कुछ नहीं कहा। तो ये जो मौन व्रत आप जैसे पॉलिटिशियंस ने या नहीं, मुझे शामिल मत करिए सर, लोगों आप नहीं, लेकिन जो आपके कॉलीग्स हैं ना, आपके भी दोस्त भी होंगे उनमें, नहीं, तो आप लोगों ने क्या बिल्कुल ये मौन व्रत धारण करके रखा हुआ था क्या पिछले 80 दिनों में कि कुछ नहीं कहा जाए? कोई ना, कर्नाटका के ऊपर आप लोगों ने बहुत बोला, पीएम अमेरिका गए, उस पर भी बहुत सारी बातचीत हुई, लेकिन मणिपुर के बारे में एक जो गुस्सा था, एक जो था, जो हम सब में जो आना चाहिए था, जो आप सब में आना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। अब मैडम, मैं तो दूसरे पार्टी के एमपीज़ के बारे में बोलना मेरे अख्तियार में नहीं है। ये तो उनको बोलना चाहिए कि क्यों उनमें इंसानियत नहीं जागी, क्यों उन लोगों में महिलाओं से इंसाफ की एक आग क्यों नहीं जली उनके दिलो दिमाग में। मैं तो नहीं बोल सकता उनके बारे में। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। हम तमाम एमपीज़ को अपनी पार्टी एफिलिएशन से उठकर इन चीज़ों का कंडेम करना चाहिए था, मगर शायद उनकी पार्टीज़ ने उनको इजाज़त नहीं दी होगी या क्या होगा, नहीं है। कोशिश की सबसे बात नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं वैसे ही इलेक्शन लड़ता हूँ तो मुझ पर हमले शुरू हो जाते हैं, मगर इस मामले में तो मैं तो कर्नाटका के इलेक्शन में मैंने अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री को कर्नाटका नहीं आना चाहिए बल्कि उनको मणिपुर जाना चाहिए। जब शुरुआत के दिनों में रिपोर्ट्स आना शुरू हुई है, वहाँ के लोग हमसे बात किए, कई लोग हमसे बात किए कि सर ऐसा हो रहा है। मैं यकीन नहीं किया शुरू में, बोला मजाक कर रहे हैं आप लोग, कि बोले सर सिविल वॉर हो रही है, इतने लोग मर गए। हम तो बोले, मगर देखिए भारत की राजनीति की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है बताते हैं आपको। पार्टीज़ का जो बी फॉर्म देते हैं ना, पार्टीज़ बी फॉर्म, उनको अब चुनाव लड़ना है बेचारों को 6 महीने में। अगर वो कुछ बोल देंगे तो टिकट नहीं मिलेगा, पर वैसे ही बीजेपी बहुत से अपने सांसदों के टिकट काटने वाली है। लेकिन ज्योति जी जो सवाल पूछे वो ये पूछ रही हैं कि एक नागरिक, भारतीय नागरिक होने के नाते क्या आपको नहीं लगता है कि आपको जाना चाहिए था, इस पर कमेंट करना चाहिए था? अरे सर, आप सरकार से आप इजाजत मांगते हैं। अरे सर, आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए? ये तो काम बीजेपी सरकार का है ना। ठीक है, ओके, प्राइम मिनिस्टर का काम है। अगर प्रधानमंत्री कह दें कि भाई हम एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना रहे हैं मणिपुर के ऊपर, असउद्दीन ओवैसी को हेड करेंगे, पहले चले जाऊंगा, आपके कैमरामैन को साथ रख के जाऊंगा मैं। ठीक, ओके। और एक बात सुन लीजिए, कल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हरकत में आया। 38 डेज पहले एनएचआरसी को रिप्रेजेंटेशन जा चुका था कि इन महिलाओं का रेप हुआ है, मगर एनएचआरसी के जो चेयरमैन साहब हैं माशाल्लाह वो अब बेदार हुए हैं। अब ओवैसी साहब, एक बहुत बड़ा सवाल है यूसीसी को लेकर, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा आपको एक क्विक थोड़ा सा एक ईज आउट करने के लिए तेजी से तालियां बजाइए। यहां पर रैपिड फायर राउंड है। मैं 2 तस्वीरें दिखाऊंगा ओवैसी साहब, और 2 तस्वीरों में से आपको एक तस्वीर चुननी है, उस पर एक सवाल होगा, बोलना नहीं है। दिखाइए जरा पहली तस्वीर। देश का दूरदर्शी नेता कौन है? ओवैसी साहब ये देखिए तस्वीर आपके सामने, यहां पर एक तरफ है नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ है राहुल गांधी जी। ओवैसी साहब आपका रिएक्शन। मेरी फोटो क्यों नहीं है उसमें? आप इन दोनों में कौन है? सुनिए, आप कम से कम मुझे बुलाकर तौहीन तो मत करिए ना, मेरा भी तो थोड़ा ईगो होगा। आई एम ऑल्सो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आपकी राय है, आप तो मेहमान हैं। तो मैं नॉर्थ पोल स्टार है, मैं तो छोटा स्टार हूं, तो आप ये मैं नहीं कह सकता कुछ भी इस बारे में। ठीक है, अगला सवाल। अब अगला सवाल आपके लिए, जोरदार तालियां हो जाए पहले तो। आइए जरा प्ले ऑन करिए। ओवैसी जी के लिए पहले क्या है, शरीयत या संविधान? ये कोई बीजेपी के लोगों से सवाल आज तक नहीं किया गया है। बिल्कुल किया है सर हमने। सुन लीजिए, आपको हम इसका जवाब दे रहे हैं। आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नहीं जानते, अगर जानते तो इस तरह का सवाल हमसे नहीं करते आप। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो सालों जेल में रहे और जेल में रहकर उन्होंने कुरान करीम का तर्जुमा लिखा, भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। मौलाना आज़ाद ने अपनी तकरीर में कहा था कि मुझे बहैसियत मुसलमान इस बात का फ़ख्र है कि मैं 1000 साल से जो इस्लाम भारत में है, मैं उसकी एक एक चीज़ को छोड़ नहीं सकता।
और ना ही मैं इस देश के एक एक कल्चर को छोड़ सकता हूँ। ये मौलाना आज़ाद ने कहा था। तो आपके सवाल का जवाब ये है। मेरा अगला सवाल आपसे यह है ओवैसी साहब, जरा प्ले ऑन करिए इसको यहां पे। अगला सवाल, आजादी की लड़ाई का नायक कौन? विनायक दामोदर सावरकर जी या मोहम्मद अली जिन्ना जी? कौन है इन दोनों में से? गौर से देख रहा हूं, दोनों एक ही नजर आ रहे मुझे। ओके, अगला सवाल प्ले ऑन करिए। अगला सवाल जरा, अल्पसंख्यकों का हमदर्द कौन है? ओवैसी साहब, इनमें से कोई एक बताइए अगर आपको लगता हो तो। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, मायावती, कौन? कोई एक लगता है आपको इनमें से? सबने बेड़ा गर्क किया अल्पसंख्यक समाज का। किसी ने डराकर, किसी ने मुस्कुराकर, किसी ने मुशायरे कराकर, किसी ने खवाली कराकर, सब ने ऐसा ही हमको कभी चॉकलेट दे दिया, कभी लॉलीपॉप दे दिया, कभी मीठी मीठी बातें की। और अब देखिए, अब जो मोहतरम लाल टोपी पहने हुए हैं, उनका मामला ये है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की तारीख में इतना वोट उनको नहीं मिला, कभी नहीं मिला किसी पार्टी को। उनको वोट मिला, तब भी बीजेपी को नहीं हरा पाए। अब जब उन्हीं के पार्टी के एक एमएलए का पेट्रोल पंप तोड़ा जाता है तो ये बोल नहीं सकते। इलाहाबाद में घर है, वाइफ के नाम पर हस्बैंड को नोटिस दी जाती है, घर तोड़ा जाता है, बोल नहीं सकते। अब जो मैडम बाजू हैं, बड़ी फाइटर हैं, अपने बलबूते पर राजनीति में पार्टी बनाई है, कभी जाकर वहाँ पर मुसलमानों का एजुकेशनल सोशल स्टेटस देख लीजिए। मालदा मुर्शिदाबाद में मुस्लिम महिलाओं के उंगलियां देखिए, खाली उंगलियां देखिए, बीड़ी बना बना कर जल गई उंगलियां उन लोगों की। मालदा मुर्शिदाबाद का जो पानी में जो ग्राउंड वाटर में जो आर्सेनिक है वो WHO लिमिट से ज़्यादा है। तीसरे जो महाशय की फ़ोटो आप दिखा रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए कि भैया बाबरी मस्जिद का मसला क्या गोविंद GB पंत नहीं थे जब से शुरू नहीं हुआ? क्या ताले उस वक्त नहीं खोले गए जब आपके पिताजी वज़ीर आज़म नहीं थे? क्या मस्जिद शहीद नहीं हुई जब आप ही के पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे? क्या आपकी सरकार में नेल्ली का 10 मैसेकर नहीं हुआ? क्या आप ही के सरकार में मुरादाबाद में, ये लोग आप जानते नहीं, 1986 में ईद के दिन 350 मुसलमानों को गोली मार दी गई मुरादाबाद में, आप ही की सरकार थी। अब बहन जी की बात है, बहन जी की मैं इन तीनों से ज़्यादा इज्जत करता हूँ, इसलिए कि वो जो मुखालिफत पॉलिटिकल है मेरी, मगर उन्होंने जो मुख्यमंत्री बनी और दलितों को एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी दिलाई, एक ताकत दिलाई, मगर अफसोस है बहन जी ने भी एक डेफिनेट स्टैंड नहीं लिया बात चीज़ों के ऊपर, इसीलिए आज वो कमज़ोर हो रही है। जिस दिन बहन जी एक डेफिनेट स्टैंड लेंगे उत्तर प्रदेश में, उनको फ़ायदा होगा। लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि आप मायावती जी को ही चुन रहे हैं। थोड़ी सी तारीफ जो आपने की उन्हीं की क्या ये पॉलिटिकल मैसेज है? नहीं, देखिए, तारीफ करना असदुद्दीन ओवैसी की फितरत में नहीं है। मैं सिर्फ सच्चाई को बयान कर रहा हूँ। तारीफ वो लोग करते हैं, आज के माहौल में तारीफ वही लोग करते हैं जो गुलाम होते हैं। तारीफ वही लोग करते हैं जो डर जाते हैं या अपना मफाद हासिल करने के लिए, या कोई पोस्ट चाहिए उनको, किसी को वाइस चांसलर बनना है, किसी को गवर्नर बनना है, किसी को वो बॉडी का वो चाहिए, वो लोग तारीफ करते हैं। ठीक है, मेरा काम नहीं है। खैर, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। अगले सवाल से पहले अब आपको एक ही चुनना है। तस्वीर में दिखा रहा हूं, जरा प्ले ऑन करिए इसको। यहां पर बेहतर प्रधानमंत्री कौन? वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी या नरेंद्र मोदी जी? एक सर, अगर एक चुनना पड़े तो आपको। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की हमने तायीद की थी 2004 से 2012 तक। उनका पहला टर्म बहुत अच्छा था डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का, मगर सेकेंड टर्म में जो तकालीफ का दौर शुरू हुआ, जो गलतियों का दौर शुरू हुआ, और उसका खैमियाजा आज हमको भुगतना पड़ रहा है कि वो सेकेंड टर्म की वजह से 14 में बीजेपी को फ़ायदा हुआ। तो ये बात बिल्कुल सही है कि पहला टर्म, मैं अपनी राजनीति में देखा हूँ एज MP बनकर, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को पहले प्राइम मिनिस्टर के तौर पर हम पार्लियामेंट में गए देखे, पहला टर्म उनका बहुत अच्छा था।
ठीक है। अब देश के प्रधानमंत्री तो मोदी साहब हैं। अब यहाँ पर तो ऐसा है ना कि ये गलती कर ही नहीं सकते, कुछ गलती हो ही नहीं सकती। जब वाजपेयी साहब जब वजीर आज़म थे तो एक ब्रिक्स की रिपोर्ट आई थी, ब्रिक्स गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट थी, 2003 की बात है, जिसमें उस गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत 10 साल के अंदर दूसरी या तीसरी बड़ी इकॉनमी बनेगा। आज भारत की इकॉनमी हम अमेरिका ऊपर है, चाइना है, जर्मनी, जापान है, जर्मनी, और भारत 5वें नंबर पर है। तो ये जो बातें की जाती है ना कि 5 ट्रिलियन नहीं, अभी हमारी 3.7 ट्रिलियन है। तो हम ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। अब मुझे एक अगला सवाल जो है, ये आखिरी सवाल है, प्ले ऑन करिए जो हमारा अगला सवाल है। उसके पहले, भारत का नायक कौन, छत्रपति शिवाजी महाराज या फिर औरंगजेब? बड़ा सवाल है ये। भारत का क्या कहा आपने? भारत का नायक कौन? अच्छा, ये उस आज़ादी हमको कब मिली? हम लोकतंत्र मुल्क कब बने? हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन कब आया? कॉन्स्टिट्यूशन हमारे चलिए, मैं सवाल थोड़ा चेंज देखिए करता हूं। सर, सुनिए, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन कब आया? कॉन्स्टिट्यूशन हमने 1950 में अपने आप को दिया। आज़ादी हमको मिली 15 अगस्त 47 को। तो अब प्रॉब्लम आप लोगों में यह है कि आप इन नौजवान बच्चों को 400 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया, ये जो इस देश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, जो किसी विश्व के देश में नहीं है, हमारी आबादी 28 साल की 50% है, और ये डेमोग्राफिक डिविडेंड 2040 तक रहेगा। अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो भारत सुपर पावर बनेगा। सवाल ये है, सुनिए, सवाल है, एक मिनट ओवैसी साहब, एक मिनट, ये बच्चे किसको रोल मॉडल माने अगर इन दोनों की बात हो तो? मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, और आपके सवाल का एक जवाब ये भी देता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के कभी खिलाफ नहीं थे। ये आरएसएस और बीजेपी बोलती है। छत्रपति शिवाजी महाराज जब कल्याण पे कामयाबी हासिल की और कल्याण के नवाब की बहू उनके सामने पेश की गई, तो छत्रपति शिवाजी ने कहा कि ये इसको मैं देखना पसंद नहीं करूंगा, उसको इज्जत के साथ इसको वापस कर दिया जाए। छत्रपति शिवाजी जब आगरा की किले से भागे थे, उनके साथ मुसलमान था। छत्रपति शिवाजी का जो नेवी का चीफ था वो मुसलमान था। छत्रपति शिवाजी का जो टैंक्स आर्टिलरी का चीफ था वो मुसलमान था। छत्रपति शिवाजी के दादा एक सूफी बुजुर्ग के पास जाते थे। क्या इन बच्चों का ये देखिए, ये ज्ञान दे रहा हूं सबको, आपको भी नहीं, लेकिन आप लाकर ये बता रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, नहीं, देखिए, आप लाकर ये बता रहे हैं कि आप पसंद करो कौन है। भाई साहब, देश आजाद होने के बाद देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। उस जमाने में कोई संविधान नहीं था, उस जमाने में संविधान नहीं था। राजाएं थे, बादशाह थे, उनका अलग था मामला। अब देश आज़ाद हुआ है 200 साल की अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद, जिसमें हम सब ने, हमारे बुजुर्गों ने अपना खून पसीना बहाया। मैंने आपसे मगर शरीयत और संविधान का सवाल पूछा था, तब आपने जवाब भी नहीं दिया मुझे। हाँ, जब मैंने आपसे शरीयत और संविधान का सवाल पूछा था तो आपने मुझे जवाब ही नहीं दिया। नहीं, आपको अभी दे देता हूँ, अभी दे देता हूँ, फिर से लगा दीजिए सवाल। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सुनिए, जब संविधान बना ना 1950 में, 1937 एक्ट, 1949 एक्ट के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं कहा कि निकाल दो इसको, के.एम. मुंशी ने नहीं कहा निकाल दो इसको। तो संविधान हमने बनाया, संविधान में हमने कहा कि आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। संविधान हमने बनाया और कहा कि तुम सिख रहो, अपने मजहब पर रहो, तुम मुसलमान रहो, इस्लाम पर रहो, तुम बुद्ध हो तो बुद्ध मजहब पर रहो, तुम किसी खुदा को नहीं मानते तो भी कोई बात नहीं। ये भारत है, नहीं तो फिर इसको क्या हमने बनाया। मगर बीजेपी ये करना चाहती है। नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी बीजेपी का नहीं सवाल पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपके लिए संविधान है या शरीयत है? आपके लिए संविधान है या शरीयत है सर? हैं? संविधान या शरीयत? आपको संविधान चुनना है या शरीयत चुनना है?
संविधान ही आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, संविधान ही आपको आर्टिकल 25 देता है, 26 देता है, 29 देता, सुन लीजिए, 29 देता है, राइट टू इक्वालिटी देता है, राइट टू लाइफ देता है, ठीक है, आर्टिकल 19 देता है। अब ये प्रॉब्लम टीवी के एंकर से ये है कि मुसलमान देखते कि उनको मेरी वफादारी पर शक हो जाता है। नहीं, मुझे कोई शक नहीं। नहीं, सुनिए, मुझे कोई शक नहीं। अंडमान में सबसे पहला कैदी कौन गया था? उसका नाम मौलवी इस्माइल था, वो हैदराबाद से गए थे, सबसे पहला जाने वाला मुसलमान। अब अगर आज मौलवी इस्माइल यहां पर आ जाएंगे तो उनसे सवाल करेंगे आप ये? ठीक है, अब उस विषय पे आता हूं। वैसे उससे पहले एक जोरदार तालियां हो जाए जो अभी तक उन्होंने जवाब दिया। अब एक विषय है ओवैसी साहब जिस पर हर कोई आपका रिएक्शन, हर कोई ये जानना चाहता है कि आपका व्यू पॉइंट क्या है। वो है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। साफ और सीधे शब्दों में मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर भारत एक देश है, क्या एक विधान होना चाहिए यहां पर? इस पर आपको क्या दिक्कत है, आपकी क्या राय? देश के प्रधानमंत्री ने भोपाल में जाकर कहा था कि एक घर में 2 कानून कैसे, यही कहा था ना, यही कहा था ना। आर्टिकल 371 A, B, C, D, E, F, G, H 2 कानून हो गए। आप में से कोई भी यहां से दिल्ली से निकलकर अरुणाचल प्रदेश नहीं जा सकता, आपको परमिट लेना पड़ता है। 2 कानून हो गए। मैं बहैसियत मुसलमान हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट मुझे नहीं मिलते क्योंकि मैं हिंदू नहीं हूं, 2 कानून हो गए। चौथी बात यह है कि ये देश विभिन्नताओं पर बना हुआ है। हम अपने प्लुरलिज्म को सेलिब्रेट करते, उसको हेट नहीं करते। 5वीं बात यह है कि एक घर में 2 कानून कैसे? देश के प्रधानमंत्री आपको दूसरी तरफ लेके चले गए। सीआरपीसी का हमने कितने बार अमेंडमेंट किया, आईपीसी का कितने बार अमेंडमेंट किया। अभी हालिया दिनों में उत्तर प्रदेश में एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन दिया गया, पहले नहीं था। और एक बात, अब आप ये भी देख लीजिए कि एक घर में 2 कानून की बात करते हैं। संविधान में एक कंकरेंट लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कानून बना सकती है, स्टेट भी बना सकता है। स्टेट लिस्ट में सरकार नहीं, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बना सकता। अब आप आ जाइए आपके मुद्दे पर। मैं ये लाया था कागज, मुझे मालूम था कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट है ये। अब आप बताइए, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 5 सबसेक्शन 4(5) में ये कहा गया कि हिंदू रिलीजन में सपिंडा रिलेशन होगा। बाप की तरफ से 7 पीढ़ी, माँ की तरफ से 5 पीढ़ी में शादी नहीं हो सकती। मगर उसमें आपने एक एक्सेप्शन का अवॉर्ड कर दिया, अगर कस्टम और यूसेज है तो। 2 कानून हो गए। फिर आपने सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट में कह दिया कि हिंदू रस्म रिवाज से शादी होगी, अगर कस्टम है तो कस्टम से भी हो जाएगी। फिर आपने सेक्शन 2 में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को हिंदू मैरिज एक्ट से एग्जाम दे दिया, 2 कानून हो गए। फिर आपने तमिलनाडु में हिंदू मैरिज एक्ट, तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट 1967 में यह कहा कि सूय मर्यादाई और सितरुतुराती में वहाँ अलग होगी, 2 कानून हो गए। हिंदू सक्सेशन एक्ट में आपने 2 कानून पैदा कर दिए। अच्छा, सेक्शन 6 डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट HUF का जिक्र मैंने कर दिया। फिर आपने हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट में आपने 2 कानून बना दिए। फिर आपने सिखों के लिए आनंद मैरिज एक्ट 2012 में बनाया, उसमें 2 कानून बन गए। फिर हमने सुनिए 2 कानून, 2 अरे बहुत एग्जाम 2 कानून, खाली शॉर्ट में बोल रहा हूं, वरना तो 1 घंटा बोल सकता हूं। छोटा नागपुर, झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है 1908 का, आदिवासियों की जमीन का प्रोटेक्शन का एक्ट। फिर संथाल परगनास टेनेंसी एक्ट है 1949 झारखंड में, हमने 2 कानून बना दिए। सर यही तो सवाल है कि ये सब खत्म हो जाएगा ना जब वो आएगा तो। पप्पा जी ने आपको फोन करके कहा था क्या बंद कर दे, निकाल देंगे? हैं, क्या बात कर रहे हैं, खत्म कर देंगे आप? प्रधानमंत्री मणिपुर का नाम नहीं ले सकते? आपको मालूम कि नॉर्थ ईस्ट में महिलाएं पॉलिएंड्री करती हैं,
एक महिला के 4 शौहर या 5। लेकिन मुझे एक बात, अरे सुनिए एक मिनट सर, एक क्लैरिटी चाहिए सर, एक क्लैरिटी बता दीजिए, क्या आपको लगता है कि एक कानून में ये सब खत्म नहीं होगा? मैं ये जानना चाह रहा हूं सर। सुन तो लीजिए ना मेरा आप फ्लो ऑफ थॉट को रोकिए मत। तो नॉर्थ ईस्ट में ये कानून है, हम उनके कल्चर को कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में 1.5 करोड़ ट्राइबल हैं, भारत में 9 करोड़ हैं, माने नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर 11.5 करोड़ ट्राइबल्स हैं। आप बात ही नहीं करते ट्राइबल्स के ऊपर, ट्राइबल्स के ऊपर बात क्यों नहीं करते आप लोग? मैं इनके खिलाफ, इन चीजों के खिलाफ नहीं हूं, ये हमारा कस्टम है, हमारा ट्रेडिशंस है, ये देश की खूबसूरती है ये। अच्छा, आप बोलेंगे कि नहीं, एक कानून है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जो अपने रिलीजन के रिचुअल्स के मुताबिक कुछ चीज नहीं करना चाह रहा तो स्पेशल मैरिज एक्ट कर लीजिए। नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जस्टिस एक्ट कर लीजिए। ओवैसी साहब एक मिनट, आप तो कानून के जानकार भी नहीं, जानकार मुझे नहीं, एक चीज बताइए, एक मिनट सर, जानकार नहीं हूं जितना मोदी जी जानते हैं। एक मिनट, मुझे एक बात बताइए, क्या यूसीसी का यही फायदा नहीं होगा कि इतने सारे जो अलग अलग कानून है वो सब खत्म हो जाएंगे? क्या ये यूसीसी का फायदा नहीं होगा कि अलग अलग जगह जो अलग अलग डुप्लीकेशंस हैं या अलग अलग चीजें हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, वो खत्म हो जाएंगी? मैं आपसे पूछ रहा हूं ये सवाल। ये हरगिज नहीं होगा। आपने, बड़े मोदी ने कह दिया, प्रधानमंत्री ने, एक घर में 2 कानून, तो छोटे मोदी बिहार ने कह दिया कि ट्राइबल्स को निकाल देंगे हम, इनको एग्जाम कर दो। अमित शाह साहब से मिलने नागालैंड के लोग गए तो बोले नहीं, हम बोलेंगे लॉ कमीशन को, ट्राइबल को अलग कर देंगे। निशाने अब किसका है? यहां पर निशाना सिर्फ मुसलमान को बनाया जा रहा है। और याद रखिए, अगर आप ऐसा कोई कानून बनाएंगे जो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करेगा तो वो फंडामेंटल राइट का पूरा वायलेशन होगा। आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा, इक्वालिटी का, आर्टिकल 21 लाइफ का वायलेशन होगा, आर्टिकल 15 का वायलेशन होगा। डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं आप। मेरा सवाल है ये, आदिवासियों का आपने जिक्र किया, क्या उसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स नहीं बनाया गया है? क्या लॉ कमीशन उसके लिए सुझाव नहीं मान रहा है? ऑफिशियल तौर पर किरण रिजिजू को बनाया गया है। अगर ऑफिशियली अनाउंस करिए, नोटिफिकेशन जारी करिए, हम भी जाएंगे उसमें। अनऑफिशियल बनाया, मैं देखा हूं, पढ़ा हूं, इट इज एन अनऑफिशियल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ग्रुप है वो। लेकिन लॉ कमीशन तो हर एक से सुझाव मांग रहा है सर। अच्छा, लॉ कमीशन होता है ना, लॉ कमीशन 21वां लॉ कमीशन में जस्टिस चौहान ने बात कही कि अगर यूनिफॉर्मिटी के नाम पर अगर किसी को थोपा जाएगा तो भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को थ्रेट होगा। अब आप सुनिए, अगर हम ये बात बोलते तो बोले ओवैसी दंगे कराना चाहता है, ओवैसी देशद्रोही है। चौहान साहब ने कहा, और चौहान साहब ने पैराग्राफ नंबर 2.92 उनकी रिपोर्ट पढ़िए, जिसमें जाकर उन्होंने कहा कि द लीस्ट पॉलीगमी इज अमंग द इंडियन मुस्लिम्स। लीस्ट पॉलीगमी 2.92 पैराग्राफ। अब एक लॉ कमीशन एक बात कहता है तो मोदी जी को यह दिखा कि भाई ये तो मेरे स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं लिखा है, तो उन्होंने कहा कि अब और एक को बिठाते हैं और वो एक ओपिनियन दो बोल रहे। कम से कम 21वां लॉ कमीशन तो एक वर्किंग पेपर दिया था, अब लॉ कमीशन भिजा रहे हैं, सब भिजा रहे हैं। आपने क्या सजेशन दिया है लॉ कमीशन को? यही जितने बातें हमने आपसे कही हैं, हमने उनसे यह भी कहा है कि भाई साहब, हम अपने कानून के मुताबिक, अपने कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। मैं तो आपको आप ये देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि ये समुदाय का अच्छा है तो मैं इस पर थोप दूंगा। मैं आपके पास आऊंगा। नीरजा जी, इस पर आपका सवाल, यूसीसी पे आप सवाल पूछना चाहते हैं? सवाल से पहले कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में गई थी, आंध्र में, वॉल सिटी में, हैदराबाद में, इलेक्शन के टाइम आपको मैंने फॉलो किया था, वॉक थ्रू कर रहे थे। जी जी। फिर आप निकल गए, मैं घर घर में गई थी बात करने, खासकर महिलाओं से। और एक किस्सा जो मेरे जहन में मैं भूलती नहीं हूँ, एक 100 साल की महिला, पूरा परिवार उसके आसपास था, उसके ग्रैंड डॉटर्स। तो मैंने उनसे पूछा, आप अपने ग्रैंड डॉटर्स के लिए क्या एस्पायर करती हैं? तो उन्होंने सोचा, मैंने सोचा क्या जवाब देंगी, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट दीज गर्ल्स, वर्ड्स टू दिस इफेक्ट, टू स्टैंड ऑन देयर ओन फीट। एंड आई वॉज सो सरप्राइज कमिंग। मैंने सोचा वो कहेंगी शादी अच्छी घर में हो जाए वगैरह वगैरह, पर उनका जवाब बहुत ही अलग था। एंड आई मस्ट से मिस्टर ओवैसी, I found that young women, you were encouraging scholarships. You were not talking about education in madrasa. You were giving scholarships for these women, to young girls, to go abroad,
to the best of institution so that they could be educated. So that gave me a very different side of you. But my question to you is as follows. For somebody like you, अंग्रेजी में बोल रही हूँ मैं, नहीं बोलिए मैडम, समझ जाता हूँ। अगर हिंदी में संभव हो। Not to take up cudgels on behalf of the women of India to get equal rights in property, inheritance, succession, divorce, education is very surprising to me. Why customs अपनी जगह है, diversity अपनी जगह है, and that must be maintained. That is the rich tapestry of India. हिंदू मैरिज एक्ट में जो डिवोर्स होता है, एडल्ट्री के ऊपर, क्रूरल्टी, हिंदू मत जाइए, अरे ये हिंदू सुन- मुस्लिम मैडम- क्रिश्चियन सबके लिए है। नहीं सुन तो लीजिए आप, मैं आपको कानून बोल रहा हूँ, ये प्रेजेंट लॉ है, ये लॉ है, ये एडल्ट्री, क्रूरल्टी, डिजर्शन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कन्वर्जन टू अनदर फेथ। अब ये सब जाकर कोर्ट में हम दिखाएंगे। बुनियादी बात यह है मैडम कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदुइज्म में 7 जन्म का साथ है, क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं कि जब तक हमारी मौत नहीं आ जाती। अब जब मेरे धर्म में ये कॉन्ट्रैक्ट है, आप हिंदुइज्म में 7 जन्म का साथ है, मैं अपना रिलीजन क्यों छोड़ूंगा? मेरे रिलीजन की टीचिंग्स ये हैं। लेकिन आधे- कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बिल्कुल क्यों? हो सकता है सर। नहीं हो सकता। सुनिए, मैं क्यों नहीं हो सकता बोल रहा हूं, क्यों नहीं हो सकता बोल रहा हूं, क्यों नहीं हो सकता बोल रहा हूं। आर्टिकल 29, आर्टिकल 26, आर्टिकल 25 और राइट टू इक्वालिटी। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आपका सिस्टम अच्छा है, मेरा खराब है। आप कौन होते भाई आपकी मोरालिटी मुझ पर इंपोज कर? हिंदुइज्म और संविधान के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम और नहीं, constitution के बीच। आपने बड़ी होशियारी के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने के लिए आपने क्या किया, उसमें एग्जेम्पशंस दे दिए कस्टम्स और यूसेज के नाम पर। स्पेशल मैरिज एक्ट में आपने प्रोहिबिटेड लिस्ट डाल दी कि इसके दरमियान शादी नहीं होती। स्पेशल मैरिज एक्ट में आपने ये कह दिया कि अगर हिंदू और हिंदू की शादी होगी तो खानदान से सेवरेंस नहीं होगा, अगर हिंदू और नॉन हिंदू की शादी होगी तो खानदान से उसके ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। ये आपने स्पेशल मैरिज एक्ट में डाल दिया, आपने डाला है बात ये है। लेकिन सुनिए, मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं कि मैं आपकी तरह क्यों बनूं, आप मेरी तरह क्यों बने। ओवैसी साहब, आपने कहा कि आपके यहाँ शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, बिल्कुल इस्लाम में, राइट? बिल्कुल है। अब मैं कुछ कंट्रीज के आपको नाम बता रहा हूं। एक मिनट सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए सर, आप सवाल ही नहीं बोल रहे। मैं आपका एक ही सवाल दूंगा। अरे मुझे क्या करना है, भाड़ में जाए वो कंट्रीज। अगर हम मोदी के खिलाफ बोलते इसको पाकिस्तान भिजा दो, अब आप बोल रहे हैं वो कंट्री को देखो। इस देश के प्रधानमंत्री को आपने इस्लाम का हवाला दिया, इसलिए मैं इस्लामिक कंट्रीज का एग्जांपल दे रहा हूं। सर, कोई इस्लामिक कंट्री दुनिया में नहीं है, सब मुस्लिम कंट्रीज है, इस्लामिक कंट्री कोई भी नहीं है, वो अलग बहस है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री को भारत के मुसलमानों से ज्यादा मिडिल ईस्ट के शेखों से मोहब्बत है, ये हबीबी बोल के मिल लेते हैं उनसे। हम क्या करेंगे उसका, अब हम क्या करेंगे उसका, बताइए। उसका जिम्मेदार मैं थोड़ी हूं। अब मेरा आपसे जो अगला सवाल है वो ये है कि जब ट्रिपल तलाक की बात आ रही थी तो बहुत सारी चीजें आई। अब एक आंकड़ा है, वो आंकड़ा ये कहता है कि कानून, बुरी तरह फंस गए अभी आप, क्योंकि आप मुझे आंकड़े में फंसाएंगे, मैं जानता हूं। फंस गए बुरी तरह। कानून के बाद इसके जो ट्रिपल तलाक के बाद जो कानून आया, मुसलमानों के तलाक में जो दर है उसमें करीब 96% की गिरावट आई है। चलिए थाली मारिए। अब सुनिए, अब दोबारा थाली नहीं मारेंगे आप सोचने में मजबूर करूंगा मैं आपको। आपने कहा कि डिवोर्स में कमी आ गई कानून बनने के बाद। आपको जानकर हैरत होगी, इस देश में अगर कोई पति अपनी पत्नी से विवाह करने के बाद उसको भगा देता है, वो क्रिमिनल नहीं है, वो क्रिमिनल नहीं है। और जो 3 बार कहता है वो क्रिमिनल है। माने आपने इस मुसलमान को तो क्रिमिनल बना दिया, मगर वो पति जो अपनी बीवी को बीवी है, डिवोर्स नहीं हुआ ना सेपरेशन हुआ, उस पर कानून नहीं बनाया आपने। दूसरी बात, उसको क्रिमिनल बनाना चाहिए था, तो महिलाओं से मोहब्बत ये हुई। दूसरी बात,
जिस आप मेरे तीनों स्पीचेस को उठाकर देखिए ट्रिपल तलाक के ऊपर, मैंने कहा यह कानून बनेगा तो मुस्लिम महिलाओं पर बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। हो रहा क्या अभी मुस्लिम सोसाइटीज में, ट्रिपल तलाक कोई नहीं कह रहा है, उन मुस्लिम लेडीज को भगा रहे हैं, डिजर्ट कर रहे हैं, डिजर्शन बढ़ रहा है, इसीलिए डिवोर्स कम हो गया। अच्छा, इस कानून की खूबसूरती यह है कि नरेंद्र मोदी ने, लॉर्ड डेनिंग भी शर्मा जाएंगे जो कानून बनाया गया था। भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा कानून बनाया कि बर्डन ऑफ प्रूफ महिला पर डाल दिया। अगर कि कोई घर में उस महिला को वो बदमाश किस्म का उसका हस्बैंड 3 बार तलाक बोलेगा तो कोर्ट में उसको जाकर प्रूफ करना पड़ेगा। किसको, कौन आकर उसकी ताईद में खड़े होगा बताइए। अच्छा, इस कानून में सिर्फ मुसलमानों को 2 या 3 साल की सजा है, दूसरे समुदाय के लोगों को 1 साल की सजा है। अच्छा, हैरत अंगेज बात यह है कि ये शादी टूटती नहीं है ट्रिपल तलाक के बाद भी, और कोर्ट अगर उसको सजा दे दिया 2 साल के लिए, आप तमाम महिला हैं, आप क्यों रहना चाहेंगी शादी में उससे? आपको तो नया स्टार्ट लेना है ना। मगर मोदी साहब ने कहा कि नहीं, छोड़ना नहीं, तो कोर्ट में सजा होगी, और जो 2-3 साल के बाद जब वो दीवाना पागल निकलेगा तो मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी बहन, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम जेल के सामने बैंड बाजा लेकर जाना और अपनी जबान से गाना कि बहाओ फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। रामकृपाल जी, यूसीसी पर। नीरजा जी ने जो सवाल पूछा था, मैं बस केवल ये पूछ रहा हूँ कि जैसा अभी आपने कहा कि ये लोग मतलब ऐसे घर से निकाल देते हैं, अगर राइट टू प्रॉपर्टी में पुरुष और महिला, स्त्री और पुरुष की समान भागीदारी हो, जैसा कि आप कह रहे थे, तो ये बताइए कि क्या तब भी निकाल सकती? जो नीरजा जी का सवाल सिर्फ ये था कि उत्तराधिकार, महिला और पुरुष का पेरेंटल प्रॉपर्टी में बराबर का हक, कम से कम ये महिलाओं, अगर महिलाओं के बारे में इरेस्पेक्टिव, तो आप ये कह रहे हैं कि हिंदू सोसाइटी में डिवोर्स नहीं हो रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूं। सुनिए एक बात, मैं आप काउंटर करता हूं डेटा से। सबसे ज्यादा डिजर्शन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। अरे सर, आप मैं इसीलिए आ रहा था। अरे सर, सुन तो लीजिए। और भारत सरकार का डेटा है, आज की तारीख में ऐसे 28 लाख की करीब हमारे हिंदू बहनें हैं, या करीब 1 करोड़ जो शादीशुदा हैं और डिजर्टेड हैं। आपका पॉइंट 0 हो जाता है यहाँ पर। नहीं सर, आप सुनिए मेरी बात, सुनिए। मुसलमानों में भी है कुछ 2.5 लाख, क्रिश्चियंस में भी है। रहा सवाल प्रॉपर्टी के शेयर का, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक नुआंस बात को समझिए आप। मुसलमानों में अगर किसी के पिता का डेथ हो जाता है तो आरएसएस के लोग ये बोलते हैं कि भाई उसकी बेटी को, भाई को आधा शेयर मिलता है, बेटी को क्यों नहीं मिलता? आपको समझना चाहिए कि इस्लाम में मां की जिम्मेदारी बेटे पर आती है, बीवी की जिम्मेदारी शौहर पर आती है, औलाद की जिम्मेदारी बाप पर आती है। तो इस्लाम में ये मर्द की जिम्मेदारी होती है कि अपनी मां की जिम्मेदारी, अपनी वाइफ की जिम्मेदारी, अपनी बहनों की जिम्मेदारी। इसीलिए शेयर बढ़ के मिलता, इसीलिए नहीं मिलता कि ये मर्द है। अब आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि इस्लाम में कितने जगहों पर, मैं लिख कर लाया सर, मैं माफ़ी चाहता हूं, इस्लाम में कितने जगहों पर मुस्लिम महिलाओं को ज़्यादा शेयर मिलता है? करीब 9 जगह कम मिलता है, 10 जगह बराबर मिलता है, और 17 जगह बढ़ के मिलता है। तो ये आपको बात समझने की ज़रूरत है, एक नुआंस चीज़ है, एक इक्विटी की बात होनी चाहिए। आप बोलेंगे भाई आधा शेयर क्यों नहीं मिलता, तो आप ये बताइए फिर बेटे की माँ की जिम्मेदारी बेटे पर होती है, बेटी पर नहीं होती। नहीं, लेकिन एक बात इस्लाम में अगर कोई जर्नलिस्ट है, कोई डॉक्टर है, वो अपनी उसकी इनकम में शौहर का कोई हक नहीं है ओवैसी साहब, सिवाय ज़कात देने के। थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए मुझे। बोलिए। ये मैं जानना चाह रहा हूं, जैसे हिंदू परिवार हैं उसमें बेटा बेटी का समान अधिकार है, ये कहा जा रहा है। मुस्लिम परिवारों में मुस्लिम परिवारों में एक चीज कही जा रही है, वो ये कही जा रही है कि अगर घर में सपोज करिए कि किसी पिता की मृत्यु हो जाती है और घर में बेटा नहीं है, तो बेटी को अधिकार नहीं मिलेगा, वो चाचा की तरफ जाएगा। क्या ये बात सही है? वही तो हम आपको बता रहे हैं कि चाचा की भी जिम्मेदारी
उसके भाई की औलाद पर आती है। नहीं, लेकिन अगर घर में बेटा नहीं है तो बेटी को नहीं मिलेगा, क्या ये बात सही है? नहीं, बेटी को मिलता है, नहीं मिलने का नहीं है, हिस्सा मिलता है, मगर चाचा की जिम्मेदारी होती है कि वो उन ऑर्फन्स का जिम्मेदारी हासिल करें। जब वो उन पे जिम्मेदारी होती है कि उनको पढ़ाए लिखाए, उनको इज्जत की ज़िंदगी गुजारे, उनकी शादी करवाए, और जब उस लड़की की शादी हो जाती है तो उसके शौहर की जिम्मेदारी होती है कि देखिए, थ्योरेटिकल तो ये समझ में आ रहा है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली आपको लगता नहीं है कि वो बेटी के ऊपर जाना चाहिए, जो हेयर है वो बेटी बनना चाहिए? नहीं सर, देखिए, इस प्रॉब्लम ये है कि आप अपने हिंदुइज्म के बारे में आप ये नहीं बता रहे हैं कि आपके पास राइट टू विल है। बच्ची की शादी होती, कन्यादान कर दिए, जहेज दे दिए, जहेज जाता है दूल्हे को। राइट टू विल हिंदुइज्म में मैं कई केसेस जानता हूं, मेरे दोस्तों में बाप ने अपनी पूरी जायदाद बेटे के नाम पे कर दी। इस्लाम में अगर जावेद अंसारी राइट टू विल करना भी चाह रहे तो नॉट मोर देन 1/3, नॉट मोर देन 1/3, वो इख्तियारी नहीं है। नहीं, लेकिन क्या हिंदू अब क्या बीजेपी विल पावर निकालना चाह रही है? अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, एक और इससे मिलता जुलता सवाल है कि क्या भारत में लड़कियों की शादी की उम्र फिक्स नहीं होनी चाहिए? अब इसका आप फिर फंस गए आप, या प्यूबर्टी ही शादी की उम्र? आप फिर फंस गए। अच्छा, दोनों भी सवाल जवाब देता हूं आप। ठीक है। देखिए, हिंदू धर्म के लिहाज से आप शादी 18 साल में लड़की करना है, उससे पहले नहीं कर सकते। आपने कानून बना दिया, मगर आपने क्या कहा? वहां लफ्ज वॉइड कहा, मैरिज इज वॉइड। मैरिज तो रहेगी मगर वॉइड है। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है कि 86% ऑफ चाइल्ड मैरिजेस हिंदुइज्म में हुई हैं। 2,20,00,000 चाइल्ड मैरिजेस उसमें हिंदुइज्म 86% है, मुसलमानों में 11%। और मुसलमानों में प्यूबरिटी में शादी हो सकती है। यहां पर आपने कानून बना दिया, इसीलिए आपने शुरुआत में सवाल किया था कि क्या कानून से हम सोसाइटी में रिफॉर्म ला सकते? थोड़ा बहुत ला सकते, मगर जब आप अंदर से चेंज होंगे तो कानून को कबूल भी करेंगे ना। लेकिन सर, अभी तक तो जो सुनाई में यही दे रहा है जो आप ये कह रहे हैं कि कानून अपनी जगह है, बट सोसाइटी मस्ट रिफॉर्म ऑन इट्स ओन। सोसाइटी को नहीं, देखिए हम सर, बट यू हैव टू अग्री कि जो औरतें हैं, चाहे इस्लाम में हो, जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदू, जहां पर भी हो, दे मस्ट हैव इक्वल राइट्स, वेदर इट्स इन मैरिज, वेदर इट्स इन ट्रिपल तलाक, वेदर इट्स हलाला। हलाला इज एन इशू दैट इज अ बिग इशू। मैडम देखिए, सेमनेस का मतलब इक्वालिटी नहीं हो सकता। ठीक है, सही है, सही है, सेमनेस का मतलब इक्वालिटी नहीं हो सकता। अब रहा साल हलाला का, हलाला तो खत्म हो गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और ट्रिपल तलाक के बाद खत्म हो गया, वो उसकी हैसियत ही नहीं है, उसकी हैसियत ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया तभी खत्म हुआ। देखिए, पहले भी नहीं था, होता था होगा एक जगह पर, उसको सब इट वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। तीसरी बात यह है कि आपके डिवोर्स लॉ मैं क्यों एक्सेप्ट करूंगा भाई? आपको मालूम कि जब शादी होती है मुस्लिम लड़की की तो उसको महर मिलता है, शौहर के फाइनेंशियल इनकम की उसके ऊपर। आप महर का चल डालेंगे क्या महर उसमें? आप, मैं यही तो कह रहा हूं भाई, आप अपनी मेजॉरिटेरियन मोरालिटी को सच मानकर मुझ पर मत थोपिए, आप मत करिए काम वो। ये देश की प्लुरलिज्म को, डाइवर्सिटी को समझिए। हमने पुट्टू स्वामी जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फंडामेंटल राइट्स में राइट टू चॉइस है। आज भारत में लिव इन रिलेशनशिप हो सकती है, लिव इन रिलेशनशिप हो सकती है, लीगल कर दिया आपने। आप सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि 2 बायोलॉजिकल मर्द में शादी हो सकती, 2 बायोलॉजिकल वुमन में शादी हो सकती, नहीं हो सकती। डिबेट वहां पर जा रही है, आप मुल्ला जी के पीछे पड़े हैं। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लिव इन रिलेशनशिप को आपने अलाउ कर दिया, 377 को बर्खास्त हो गया। हाँ, पॉलीएंड्री देश में चल रही है, ट्राइबल वुमेन के बारे में कोई बात नहीं करता, नहीं वो प्रोटेक्टेड है। अरे भाई, तो वो फिर यूनिफॉर्म कैसा होगा? आपने अपने कस्टम्स को एक्सेप्शन देकर प्रोटेक्ट कर लिया। स्पेशल मैरिज एक्ट में भी आपने अपने कस्टम्स को उसमें प्रोहिबिटेड लिस्ट में डाल दिया मैरिजेस की। ठीक है, अब मैं वापस 2024 की राजनीति पर आता हूं। अब बस से जाना भैया, थोड़ा सा बस एक लास्ट कुछ सवाल है मेरे आपसे, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा जब विपक्षी एकता हुई और एनडीए यूपीए/इंडिया की बैठक हुई
तो आपको जो नहीं बुलाया गया, कुछ बयान आपने यहां पर दिए, एक बयान में अरे यहां सर, पर आप ऐसा बोल रहे हैं जैसा मेरे ससुर ने मुझे नहीं बुलाया घर में दावत में। ओके, मुझे क्या करना है? मैं विपक्षी- अरे नहीं बुलाया, मुबारक हो, मुझे क्या करना है? चलिए मैं एक आपका बयान भाई घर चला जाऊंगा। ठीक है, दिखाइए एक बार, प्ले ऑन करिए। 50 साल के हो गए, अब बोल रहे मेरे को सर्दी से डर नहीं लगता। 50 साल में कोई बोलता मैं सर्दी को मार दिया, हाँ, अपना नाम लेके बोले मैं उसको मार दिया, क्या बोले, मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं, फिर तू क्या है, फिर जिन है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अगर आप ऐसे बयान देंगे तो कैसे मतलब तालमेल होगा, कैसे आपका विपक्ष के साथ एक साथ आ पाएंगे जब राहुल गांधी वहां पर फोरफ्रंट पर दिखाई दे रहे हैं? क्या करूं, ऑर्केस्ट्रा पार्टी बन जाऊं, हारमोनियम लेके नाचूं, क्या करूं? अरे दो तरफ भी ऐसी है, मोदी जी की तारीफ करो 56 इंच का सीना खुल जाता है, खिलाफ बोलो ये एंटी नेशनल है, ये बड़े परिवार के हैं, कुछ नहीं बोलो इनको। अरे भाई ये एंटाइटलमेंट खत्म हो चुका है। इस देश में जो मेहनत करेगा, जिसमें काबिलियत होगी, वो आगे बढ़ेगा। आप बोल रहे नहीं, अरे भाई क्यों है भाई? अच्छा, वैसे आप देखिए हमारे को देखिए, हम अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, इंसानों की नहीं करते हम। अच्छा, आप जो बता रहे हैं 50 साल में एक बार आपने उनकी फिटनेस पर सवाल जो खड़ा किया, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, जरा प्ले ऑन करिए, वो एक वीडियो प्ले ऑन करिए। उनको सर्दी नहीं लगती, आपने एक टिप्पणी दी थी, लेकिन फिटनेस की एक बात है, जरा दिखाइए यहां पर। आप सभी ने ये वीडियो देखा होगा, वाह। अरे ये क्यों सर? ये देख रहे हैं आप? हाँ तो ये करना पड़ेगा ना, ज्यादा जिंदा रहने के लिए, लड़ने अच्छा, के लिए मैं संगियों से तो करना। आप सबको बताना चाहूंगा कि ओवैसी साहब राहुल गांधी से 1 साल छोटे हैं। अगर आप जिम में ऐसे फिटनेस बना सकते हैं तो राहुल गांधी 1 साल छोटे हैं। अगर आप जिम में फिटनेस बना सकते हैं तो राहुल गांधी क्यों नहीं बना सकते? नहीं, मैं कहाँ रोक रहा हूं उनको, आप मजाक उड़ा रहे हो उनका? अरे ये क्या बात है, वो कुछ भी नहीं करेंगे तो मैं क्या जिम्मेदार हूं भाई? अरे मैं क्या करूंगा उसका? अरे अब आप देखिए कि ये प्रॉब्लम ये है कि अगर कल गाय भैंस दूध नहीं देगी, ओवैसी जिम्मेदार। आसाम में तरकारी की कीमतें बढ़ गई तो मियाँ जिम्मेदार, मुख्यमंत्री ने कह दिया। ये क्या है, ये हमको क्या कहा, अब करिए आप। हम जी अब सर प्लीज, मैंने आपको शुरू में कहा कि मुझे इन लोगों से मत मिलाइए। ठीक है, अब मेरा ये लास्ट राउंड है, मैं चाहूंगा जरा जोरदार तालियां हो आपके पास। इसके बाद मैं एंड कर रहा हूं। ये आपके पास ओवैसी साहब एक प्ले कार्ड है, या तो यस या नो, या स्ट्रेट आप बीच में दिखा देंगे तो इसका मतलब आप पास कर रहे हैं। ये प्ले कार्ड आपके पास है। अब मैं जरा सीधे, हालांकि सवाल जो है जरा ध्यान से देखिएगा, और प्लीज यस नो और पास कर सकते हैं आप, और जोरदार तालियां होनी चाहिए और बोलना नहीं चाहिए, इसमें बोलना नहीं हो। ओवैसी साहब प्ले ऑन करिए। पहला सवाल, न्योता मिला तो असदुद्दीन ओवैसी जी विपक्षी एकता में शामिल होंगे? सर प्ले कार्ड आपके पास है, यस नो या पास? सर जब इनविटेशन मिलेगा तो आप ही को पता चलेगा, अभी तो कुछ है ही नहीं। आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? सर प्ले कार्ड आपके पास है। आप मुझे गाली देते रहते हैं, जब आपका बुरा वक्त था आप हमको इस्तेमाल किए, क्योंकि आज हम मुसलमान दलित की सियासी लीडरशिप और खुद मुख्तारी की, सियासी खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं, तो आपको बुरा लगता है। ये जब मिलेगा तो बताएंगे, अभी तो बुला ही नहीं ना हमको। अच्छा, ये प्ले कार्ड अपने प्लीज हाथ में रख लीजिएगा। है का प्ले कार्ड? जवान सबसे बड़ा प्ले कार्ड। लेकिन इसमें यस या नो मुझे बताइएगा, या पास? नहीं, पास का नहीं है। जब कोई चीज जब आएगी तो बताएंगे ना। ठीक। अब अगला सवाल दिखाइए जरा, विपक्ष दिखाइए जरा। विपक्ष अगर एकजुट हुआ तो बीजेपी को क्या हराया जा सकता है? मुझे नहीं मालूम क्या होगा, मुझे नहीं मालूम कितना एक होंगे। देखिए अभी पंजाब में क्या होगा हमको नहीं मालूम। क्या वहाँ पर भगवत मान सीट शेयर करेंगे कांग्रेस से? क्या उत्तर प्रदेश में कल रिपोर्ट आई कि समाजवादी 8 सीट देगी, क्या तैयार हो जाएंगे? क्या दिल्ली में अलायंस होगा? महाराष्ट्र में क्या खेल होगा हमको नहीं मालूम। हाँ, बिहार में कितने सीटें लोग बांटेंगे वो नहीं मालूम। तो देखेंगे, अभी तो अंग्रेजी कहावत है ना कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, दे कैन ऑलवेज बी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। अब
अब विपक्षी एकता पे भी वैसे बीजेपी का भी यही स्टैंड है, लेकिन अगली खबर बीजेपी, देखिए बीजेपी को हराना जरूरी है। तीसरी मर्तबा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने से हमको रोकना है। जो आज देश में हालात हैं उसमें नाकाम साबित हुए वो। ठीक है, अब मैं चाहूंगा जरा जोरदार तालियां बजाइए, हौसला बजाइए। ओवैसी साहब, हमारे कैमरामैन इंतजार कर रहे हैं, वो इस फॉर्मेट है यस या नो का प्ले कार्ड में, अगर आप लिख पाए इसको। क्या करें? ये आपके हाथ में प्ले कार्ड है, यहाँ पर ये यस या नो कैमरा पर सर, कैमरा पर और या पास कर सकते हैं यस या नो, या ठीक है, वरना आपको कट एंड पेस्ट करे कुछ दिखा देंगे। अगला सवाल, पाकिस्तान के साथ प्ले करिए, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेला जाना चाहिए, यस नो या पास? अरे हमसे बगैर पूछे अहमदाबाद